नमस्कार। मेरे विधिक चैनल लीगल कॉग्निशन में आपका स्वागत है। आज फिर से कुछ विधिक बिंदुओं पर चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख भी रखा है, पावर ऑफ क्रिमिनल कोड फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण की दंड न्यायालय की शक्ति। सामान्यतः जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता है, अचल संपत्ति से उसको बेकब्जा कर दिया जाता है विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा, तो ऐसे व्यक्ति के पास क्या विधिक उपचार उपलब्ध है? तो सामान्यतः ऐसा व्यक्ति सिविल न्यायालय के समक्ष जाता है और ऐसी संपत्ति को रिकवर करने के लिए, पोजीशन वापस पाने के लिए एक सिविल सूट फाइल करता है, जिसके संबंध में उपबंध स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ये बताता है। यहां इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 क्या कहता है? तो सेक्शन 5 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से, अचल संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा या जिसको कहते हैं जबरदस्ती बलपूर्वक बेकब्जा कर दिया गया है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? एक तो वो सामान्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन एक रेगुलर सूट फाइल करेगा और न्यायालय से प्रार्थना करेगा कि साहब ये संपत्ति से हमको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोजेस कर दिया गया है, हमको इस संपत्ति का कब्जा वापस दिलाया जाए क्योंकि मैं इसके कब्जे का वास्तविक हकदार हूं विधि की दृष्टि में। एक तो व्यवस्था सेक्शन 5 में है। ये एक लंबी प्रोसीडिंग होती है। आप सभी जानते हैं कि सिविल सूट आप फाइल कर देंगे, लंबे समय तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी। कब उसका निस्तारण होगा, विधि की कितना डिले लगेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो इसके लिए एक संक्षिप्त व्यवस्था भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देता है जो धारा 6 बताती है, लेकिन ये कुछ परिस्थिति जन्य है। तो धारा 6 कहती है सूट बाय द पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो किन परिस्थितियों में? तो डिस्पोजेस विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा जब कोई व्यक्ति अचल संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है तो 6 माह के अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम सच डिस्पोजेशन, ऐसे बेकब्जा किए जाने से 6 माह के अंदर वह एक सूट फाइल कर सकता है। यहां इंटाइटलमेंट साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 5 और 6 में यह अंतर है। यहां इंटाइटलमेंट चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है? यहां सिर्फ ये साबित करना होता है धारा 6 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कि साहब हम 6 महीने के अंदर इसके कब्जे में थे और फलाने व्यक्ति ने जबरदस्ती बलपूर्वक इसको विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब विधि की प्रक्रिया से अन्यथा, मतलब कि न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया, एक व्यक्ति आया या कई व्यक्तियों का समूह आया और जबरदस्ती हमको उस संपत्ति से बेकब्जा कर दिया, तो 6 माह के अंदर न्यायालय कहेंगे साहब हमारा कब्जा वापस दिलाया जाए। यहां सिर्फ पूर्व कब्जा साबित करना आवश्यक है और यह साबित करना आवश्यक होता है कि 6 माह के अंदर हमको उस कब्जे से बिना विधि के, किसी आज्ञा के बिना हमको बेदखल कर दिया गया है। तो न्यायालय संक्षिप्त प्रक्रिया में ऐसे व्यक्ति को उस पर कब्जा दिला देगी विदाउट ये डिक्लेयर किए बिना कि उसका इंटाइटलमेंट, मतलब उसका स्वामित्व किसका है। स्वामित्व पे कोई बात नहीं, सिर्फ कब्जे के संबंध में। ये धारा 6। तो 5 और 6 ये सिविल सूट है। इसको हम संस्थित करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं एक सिविल कोर्ट के समक्ष। सिविल न्यायालय क्या करेगी? उसके लिए सीपीसी के अधीन दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए एक व्यवस्था देती है और हमको उस कब्जे को फिर से वापस दिला सकती है। 5 में स्वामित्व भी साबित करना पड़ता है और कब्जा भी, और 6 में सिर्फ कब्जा साबित करना पड़ता है। धारा 6 में एक बात और है, परंतु आप ऐसा कोई भी आदेश सरकार के विरुद्ध, अगर सरकार ने आपको डिस्पोजेस कर दिया है तो धारा 6 का सूट आप फाइल नहीं कर सकते। और एक चीज है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई सूट आया, उसका निर्णय आया, उसके अगेंस्ट लोग अपील में चले गए, फिर अपील होता रहा, फिर वो पेंड आया। यहाँ कहता है, यहाँ उसको भी बार किया, कहा कि अगर धारा 6 में कोई डिक्री हो गई है तो उसके विरुद्ध अपील लाई नहीं करेगी, सिर्फ आप एक रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है तो उसको ऐसा कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए धारा 5 और 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का प्रोवाइड करता है।
पर आज हम आपको ये बताएंगे कि दंड न्यायालय को, क्रिमिनल कोर्ट को भी क्या ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कराने की कहीं शक्ति दी गई है क्या? दांडिक न्यायालय भी ऐसा कर सकता है क्या? वो कब्जा आपको जिससे विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोजेस किया गया है, तो ऐसा कब्जा आपको वापस दिला सकता है क्या? आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार से सिविल जुडिक्शन दांडिक न्यायालय द्वारा किन परिस्थितियों में आहूत किया जाएगा या उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, इसके संबंध में आज हम विशेष रूप से बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सेक्शन 145 सीआरपीसी का, सेक्शन 145 सीआरपीसी का क्या कहता है? कहता है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति है। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी द्वारा कोई इत्तिला प्राप्त होती है या अन्यथा उसको कोई सूचना प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति को या किसी भूमि के या जल के संबंध में कोई विवाद विद्यमान है और किसी व्यक्ति को वहां से डिस्पोजेस किया जा रहा है और जिससे परेशानी भंग होना संभाव्य है, तो ऐसी परिस्थितियों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी कुछ पावर दिया। क्या कहता है? एनी पर्सन फोर्सिबली एंड रॉन्गफुली डिस्पोजेस विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर डेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सब क्लास 4। यहां हम लोग सिर्फ 145 के सब क्लास 4 की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा विषय है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द क्रिमिनल कोड, ये हमारा मुख्य विषय है। तो दांडिक न्यायालय को अचल संपत्ति का कब्जा दिलाने की शक्ति किन परिस्थितियों में है? तो जब कहीं पे भी कोई व्यक्ति आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस की इत्तला पे या स्वयं की सूचना पे, अन्य सूचना पे, ये साबित करता है कि आप 2 माह के अंदर, ऐसी सूचना प्राप्त होने से पिछले 2 माह के अंदर हमको बलपूर्वक इस संपत्ति से, अचल संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है, तो वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो एक साक्ष्य आहूत करेगा, पक्षकारों को नोटिस इशू करेगा, उनको सुनेगा और सुनने के बाद सब क्लास 6 में क्या करेगा? डिक्लेयरिंग सच पार्टी टू बी एंटाइटल्ड टू बी पोजेशन अंटिल इविक्टेड ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो कहेगा कि ऐसे व्यक्ति को उसका कब्जा दे दिया जाए, उसका कब्जा मानेगा, उसका कब्जा स्थापित करेगा। कब तक के लिए? कि जब तक उसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब आप जाइए, सामने वाला जो कह रहा है कि साहब नहीं, इनको कब्जे का अधिकार नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहेगा कि आप जाइए, सिविल सूट फाइल करिए और सिविल सूट का एक निर्णय ले आइए और इनको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में इविक्ट कर दीजिए। हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप बलपूर्वक नहीं कर सकते, इससे कोई परेशानी भंग हो सकती है, दंगा फसाद हो सकता है। इसको रोकने के लिए एक व्यवस्था है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। अब आप कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज ए क्रिमिनल कोर्ट? यस, सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स। धारा 6 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो दंड न्यायालय की परिभाषा दी गई है उसमें चौथा कहता है कि हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी दंड न्यायालय होगा सीआरपीसी में, इसलिए ये सीआरपीसी में उपबंध 145 में दिया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो किसी व्यक्ति को बेकब्जा करने से रोकना है कि बलपूर्वक कहीं परेशानी भंग न हो, किसी व्यक्ति को बलपूर्वक बेकब्जा न किया जाए, इससे रोकने के लिए 145 की धारा बनाई गई। यहीं पे एक चीज और बता देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कब्जे के संबंध में विवाद ऐसा है कि कब्जा स्थापित होने में दिक्कत हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि किसका कब्जा इसके पूर्व ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में था या नहीं था, या जिसको डिस्पोजेस किया गया है उसका कब्जा था या नहीं था, साबित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा? एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि ठीक है, अब आप लोग जाइए, एक सिविल सूट फाइल करिए और अपना अपना स्वामित्व स्थापित करिए, जिसका स्वामित्व स्थापित हो जाएगा उसको सिविल न्यायालय कब्जा दे देगी। तब तक के लिए उसके लिए एक रिसीवर नियुक्त करेगा जो संपत्ति की देखभाल, भाई उस संपत्ति का कब्जा नहीं तो उसको सील कर देगा, कुर कर देगा, अटैच कर देगा और उस पर एक रिसीवर नियुक्त कर देगा जो उसकी देखभाल करे। यहां रिसीवर की वही पावर्स हैं जो सीपीसी में रिसीवर की शक्तियां दी गई हैं, वही सिमिलर पावर रिसीवर की यहां भी है। 147 की चर्चा बस इसलिए करूंगा मैं यहां कि अगर राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर है, तो जहां किसी भूमि के या जल के उपभोग के अधिकार को बाधित किया जा रहा है, तो उन परिस्थितियों में जो 145 की पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की है, उन सारी शक्तियों का प्रयोग 147 में वो फिर से कर सकता है। तो अचल संपत्ति के संबंध में कि कोई अचल संपत्ति, जमीन, अचल संपत्ति की परिभाषा 145 में बताया। यहाँ अचल संपत्ति जो टीपीए इत्यादि में है वो नहीं, अचल संपत्ति को यहाँ परिभाषित भी कर दिया है 145 में। अचल संपत्ति में क्या आएगा? तो भवन आएगा, भूमि आएगी, मार्ग आएगा जाने आने का, उसके संबंध में बताया। तो
147 कहता है कि जहां यूज ऑफ लैंड और वाटर के संबंध में कोई डिस्प्यूट है तो 145 में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर है वो यहाँ पे भी 147 में वो यूज के लिए भी उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब एक धारा और 456 456 सीआरपीसी की ये भी बताती है कि कब दंड न्यायालय किसी अचल संपत्ति को किसी व्यक्ति को उसका कब्जा प्रदान करने का आदेश दे सकता है। तो 456 कहता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है जिसमें उसने बलपूर्वक, तो ऑफेंस ऑफ ए फोर्स और शो ऑफ फोर्स क्या किया, किसी व्यक्ति को बेकब्जा कर दिया था किसी अचल संपत्ति से और उस अपराध के लिए उसको दंडित किया। साथ ही साथ दंड न्यायालय एक आदेश ये भी दे सकती है कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार बेकब्जा किया गया था बलपूर्वक प्रयोग करते हुए जिसके लिए अभियुक्त को दंडित किया जा रहा है, यहां यह भी आदेश देगी कि उसको उसका कब्जा भी रिस्टोर कराया जाए, उसको उसका कब्जा भी प्रत्युद्धरित कराया जाए। ऐसे व्यक्ति को जिसको बेकब्जा किया गया था उसको उसका कब्जा भी दिलाया जाए। तो 456 भी उस पावर का प्रयोग करेगी कि जहां फोर्सफुली किसी व्यक्ति ने किसी को बेकब्जा कर दिया, उसने वो गया उसके खिलाफ एफआईआर कराया कि साहब इसने हमको जबरदस्ती बल का प्रयोग करते हुए, आप सामूहिक रूप से बल का प्रयोग करते हुए इस अचल संपत्ति से हमको बेकब्जा कर दिया। जैसा जानते हैं आप, 4 दबंग लोग गए, लाठी डंडा लेके पहुंचे और एक व्यक्ति का मकान जबरदस्ती खाली करा दिए, बाहर चला गया, वो बेचारा गया एफआईआर कराया उनके खिलाफ, साहब ये आए हमारे खिलाफ इन्होंने हम जबरदस्ती हमको बेदखल कर दिया इस संपत्ति से। तो मान लीजिए उसके संबंध में सिविल सूट हो गया है तो 145 नहीं चलेगा। अब वो सेक्शन 5 और 6 में जाएगा तो उसको एक लंबा समय लगेगा डिसाइड होने में। तो यहाँ क्या होगा, एक एफआईआर में जब उसको दंडित किया जाएगा अभियुक्त को कि हाँ साबित हो जाता है कि बलपूर्वक उस व्यक्ति को इन लोगों ने बेकब्जा कर दिया संपत्ति से, तो दंड न्यायालय उसके साथ साथ उसको कब्जा वापस दिलाने का भी आदेश करेगी जिससे न्याय पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार दंड न्यायालय इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहां भी रिकवर करने का आदेश दे सकती है और ऐसा आदेश अपीलेट और रिविजनल कोर्ट को भी करने की शक्ति है। जब कोई अपील न्यायालय या रिविजनल कोर्ट, अभिलेखी न्यायालय क्या करता है, किसी व्यक्ति को दोषित करता है इसी प्रकार 456 के अधीन बलपूर्वक कब्जा करने के लिए किसी व्यक्ति को, तो वह भी कब्जा प्रत्युद्धरित करने के लिए उस व्यक्ति को जिसको बलपूर्वक कब्जे से बेदखल किया गया था कब्जा वापस दिलाने का आदेश अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी दे सकती है। 456 ये व्यवस्था भी देता है। तो इस प्रकार मित्रों इन धाराओं से यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ सिविल प्रक्रिया संहिता में ही नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता में भी उपबंध है कि जहां पे दंड न्यायालय किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा व्यक्ति को दिला सकता है। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।